हेलो जी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन एनबीएफसी कंपनियों के बारे में जो हमारे एमएसएमई सेक्टर को कैटर करने की कोशिश करती हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी के बारे में। हमने कवर किया था अरमान को, फ्यूजन को और मुथूट माइक्रो फाइनेंस को। वहां पर तो हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता चल रही है। वहां पर ना हमें लोन बुक में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ना डिसबर्समेंट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये चीज हमें 2 क्वार्टर पहले ही पता चल गई थी, क्योंकि वहीं से हमारी एसेट क्वालिटी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई थी। अब देखो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी एसेट क्वालिटी। अगर वो जो उसने पैसा लेंड कर रखा है उसको रिकवर नहीं कर पा रहा तो फर्दर ग्रोथ नहीं लेके आ सकता। अभी आप समझो एक्चुअली कहानी चलती किस तरीके से है कि भाई, अगर आपके पास 100 रुपए टोटल डिस्बर्स करने के लिए है तो आप उसको रोलिंग में चलाते रहते हो कि भाई मैंने 50 रुपए लेंड कर दिए बाजार में। अब 50 रुपए से मेरी रिकवरी भी आ रही है, मेरे को ईएमआई भी मिल रहा है, और मैं जो नया बचा हुआ 50 रुपए है उसको भी लगातार डिसबर्स करता जा रहा हूँ, उसको भी बाजार में बेचता जा रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं पैसा बना रहा हूँ। बट क्या होता है, अगर आपका ईएमआई आना बंद हो जाता है तो अब आप कहते हो कि भाई ये जो 50 रुपया मेरे पास पड़ा है ना, इसको तो अभी रखो साइड में, पहले जो बाजार में पैसा गया हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश करो। तो जैसे ही किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एसेट क्वालिटी खराब हो जाता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस हो या देश का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर बैंक हो, अगर आपकी एसेट क्वालिटी खराब होगी तो सबसे पहले आप अपनी लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ नीचे ले आओगे, आप अपनी लोन बुक को बढ़ाना बंद कर दोगे, आप पहले रिकवरी के ऊपर फोकस करोगे। तो पूरे के पूरे माइक्रो फाइनेंस स्पेस में तो ये प्रॉब्लम चल रही है कि भाई ईएमआई वापस आ नहीं रही है। इसके लिए सारे के सारे इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि हम अपना पैसा जो बाजार में गया हुआ था उसको वापस ले आए, उसको रिकवर करें। अभी कोई भी वहां पर ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर में किस तरीके का हाल चल रहा है। अब एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस को सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि भाई अलग अलग कैसे हैं ये। तो जो हमारे माइक्रो फाइनेंस वाले हैं वो तो एकदम गांव में जाके किसी को भी लोन दे देते हैं कि भाई अगर आप एक छोटी डेयरी चला रहे हो, दो दो चार गाय, दो चार भैंस की, तो आपको भी लोन मिल जाएगा। या 5-6 जनों को मिला के 1 लाख रुपए का लोन कर देंगे कि ये कोई छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं, छोटी मोटी किराने की दुकान खोलने के लिए उनको लोन दे देंगे। बट वहीं जो एमएसएमई वाले हमारे बिजनेसेस हैं वो एक थोड़े से स्टैब्लिश्ड हैं इन कंपैरिजन टू माइक्रो फाइनेंस। वो थोड़े से ज्यादा स्टैब्लिश्ड होता है, उनके पास एक प्रूवन बिजनेस मॉडल होता है। वो जाके सपोज किसी फैक्ट्री, जो जो बंदा एक सपोज टेक्सटाइल की फैक्ट्री बना रहा है, वो कॉटन के कपड़े बना रहा है, तो उसको जाके लोन देंगे। तो वहां पर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन बन जाता है, थोड़ा सा आप प्रोटेक्टेड रहते हो कि भाई ये बंदा उतना वॉलेटाइल नहीं है जितना मेरे पास माइक्रो फाइनेंस वाला कस्टमर वॉलेटाइल था। तो यहाँ पर सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, और इसी की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो रहे हैं। कि जो माइक्रो फाइनेंस कस्टमर है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद 35, 36, 40% का भी इंटरेस्ट रेट देते हुए आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो आपका एमएसएमई वाला कस्टमर है वो आपको शायद 20, 22, 23, 24, 25% के आसपास का ही रेट देगा। बट यहाँ पर फर्क क्या है, फर्क रिस्क का है। वहां पर माइक्रो फाइनेंस वाला कस्टमर ज्यादा रिस्की है, इसकी वजह से ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पर कम रिस्की कस्टमर है तो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट है। बुराई दोनों चीजों में नहीं है। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज कर पा रहे हो, अगर आप अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन कर पा रहे हो, तो दोनों ही बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके का हाल चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत कर लेते हैं मास फाइनेंशियल्स के साथ। अगर हम देखने जाएं कंपनी का मार्केट कैप, तो 4400 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 21% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आता हुआ देखने को मिला। पैट ग्रोथ ऑफ 25%। और अगर हम टोटल एयूएम साइज के बारे में बात करें तो 11,700 करोड़ रुपए के आसपास इनका एयूएम साइज पहुंच गया। अब देखो, ये कंपनी गाइडेंस देके चलता है और ये एक बहुत ही उन उन चुनिंदा कंपनियों में से है जो लगातार स्टेबल रिजल्ट देता जाता है। अगर यहाँ पर बहुत खराब एनवायरनमेंट भी आ जाता है ना, तो भी ये लोग अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। इनके रिजल्ट ड्रास्टिकली बुरे नहीं हो जाते कि भाई एकदम से ही हालत खराब होगी। जैसे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में हमें देखने को मिला था कि एक ही क्वार्टर में आए और उन्होंने घाटा ही रिपोर्ट कर दिया कि भाई 40-50 करोड़ का हमने घाटा कर दिया, पूरी की पूरी ऐसी तैसी हो गई। तो यहाँ पर वो चीज आपको नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा काम करता है, बट अभी भी अपने गाइडेंस पे डिलीवर नहीं कर पाए। कंपनी का गाइडेंस है कि हम 3 साल में अपनी लोन बुक को डबल कर देंगे। तो ये जो आज 11-12 हजार करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक है, इसको 24,000 करोड़ रुपए के आसपास ले जाएंगे विद इन नेक्स्ट 3 years। दैट इज अ CAGR ग्रोथ रेट ऑफ रफली 24-25%। 25% की आपने ग्रोथ क्लेम करी थी। इस वाला क्वार्टर जो आपका थोड़ा सा खराब गया उसमें आपने 21% के आसपास का ग्रोथ किया। अच्छा नंबर है इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बहुत अच्छे फेज से जा नहीं रही है, आप 21% पे भी ग्रो कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बट जो आपका लॉन्गर टर्म गाइडेंस है वहां से आप थोड़ा सा पीछे रह गए। एक चीज हमें ये समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें थोड़ा सा
इनके सेगमेंट की कि कहाँ पर किस तरीके का ये लोग लोन देने का काम करते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो माइक्रो एंटरप्राइज लोन इनका कंट्रीब्यूट करता है 40% ऑफ द ओवरऑल लोन बुक, और वहां पर हमें 8% के आसपास का ग्रोथ आता हुआ देखने को मिला। एसएमई लोन कंट्रीब्यूट करते हैं हमारा 36%, वहां पर हमें 24% के आसपास का ग्रोथ आता हुआ देखने को मिला। फिर है हमारे टू व्हीलर लोन 7% कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ 20% का ग्रोथ, और कमर्शियल व्हीकल लोन्स जहां 8.3% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है और 47% के आसपास का ग्रोथ आया। और उसके बाद हमारे पास फाइनल सेगमेंट है सैलरीड पर्सनल लोन का, जो 8% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आता है और 70% के आसपास का ग्रोथ लेके आता है। अब देखो, यहां पर देखने जाएं तो ये कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द बुक भरा हुआ है हमारा माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले लोन से। अगर हम देखने जाएं तो 40 और 36 76% तो यहीं से आ रहा है। बट यहां पर थोड़ा सा ग्रोथ कम है, और ग्रोथ कम होने का कारण क्या है, कंपनी यहां पर भी अपने रिस्क को ढंग से मैनेज करने की कोशिश कर रही है। वो ऐसी जगह लोन डिसबर्स करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है जहां पर उनके पास कोई ना कोई कोलैटरल हो, कि भाई मैंने कमर्शियल व्हीकल के अगेंस्ट लोन दे दिया तो उसका ट्रक तो मेरे पास ही गिर भी है, ट्रक के पेपर तो है, कोई सॉलिड एसेट तो है मेरे पास। तो वहां पर ये लोग ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको वो वाला बिजनेस खराब चल रहा है, बट आज मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, आज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हुए कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि थोड़ा सा इस ये वाला जो हमारा एमएसएमई वाला सेगमेंट है इसको थोड़ा सा भी स्लो डाउन रखते हैं। इसमें अभी हम रिकवरी पे फोकस करते हैं, हमने एसेट क्वालिटी पे फोकस करते हैं। यहां अपनी एसेट क्वालिटी अगर हमने खराब नहीं होने दी तो आगे वाले फेज में हम बहुत अच्छा ग्रोथ ले आएंगे। तो ये अभी कंपनी का थोड़ा सा टारगेट चल रहा है, ये चीज भी हमें देखने को मिल गई। अगर हम बात करें, इनका भी 80-20 स्प्लिट है बिटवीन ऑन बुक एंड ऑफ बुक एयूएम। अब ऑफ बुक एयूएम क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। कुछ कुछ कंपनी में आपको देखने को मिलेगा कि 60-70% तक ऑफ बुक एयूएम चला जाता है। अब देखो, ऑफ बुक एयूएम क्या होता है कि अगर आप किसी भी बड़े एनबीएफसी या बड़े बैंक के साथ पार्टनरशिप में आके लोन करते हो, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मास फाइनेंशियल ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर बैंक के साथ एक पार्टनरशिप में आया और कहा कि चलो मैं और एचडीएफसी बैंक मिलके लोन करेंगे। तो एग्जैक्टली चीज क्या हो रही है कि सपोज कोई कस्टमर इनके पास आया 1 करोड़ का लोन मांगने के लिए। अब 1 करोड़ के लोन के लिए 80% पैसा, 80% पैसा देगा एचडीएफसी बैंक। तो 80 लाख रुपए दे दिए एचडीएफसी बैंक ने। जो हमारा मास फाइनेंशियल है उसने 20 लाख रुपए दे दिए, कस्टमर के पास पूरे 1 करोड़ रुपए पहुंच गए। तो 1 करोड़ रुपए का डिस्बर्सल हो गया, 80 लाख पहुंच गया एचडीएफसी बैंक के पास, 20 लाख पहुंच गए इनके पास। अब सारी की सारी जिम्मेदारी मास फाइनेंशियल्स की है। मास फाइनेंशियली उस आदमी को चेक करेगा, उसका केवाईसी कराएगा, उसका लोन अप्रूवल कराएगा, उसके सारे के सारे काम मास फाइनेंशियल्स कराएगा। उसके बाद ईएमआई कलेक्शन भी मास फाइनेंशियली करेगा, सारा काम मास फाइनेंशियल्स करेगा। और इंटरेस्ट इनकम जाएगी एचडीएफसी बैंक के पास। अब जो एचडीएफसी बैंक इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, उसके बदले वो मास फाइनेंशियल्स को एक देगा छोटी सी फीस, कि भाई तुमने मेरा एक 80 लाख रुपए का डिस्बर्समेंट कराया, 80 लाख रुपए पे मैंने सपोज 80,000 रुपए मैंने कमाए। अब 80,000 रुपए में से ये इंटरेस्ट इनकम में से सपोज 20,000 रुपए मैं तुम्हें देता हूं एज अ फी। तो मास फाइनेंशियल्स को अपने 20 लाख रुपए के ऊपर तो इंटरेस्ट कमाने का मौका मिल गया, और जो 80 लाख रुपए उसने एचडीएफसी बैंक के थ्रू दिलाए उसके ऊपर एक उसको फीस मिल गई। तो दिस इज ऑफ बुक एयूएम। और इनका स्प्लिट है 80-20 का। 80% खुद अपने पास से पैसा देते हैं, अपना सारा का सारा लोन खुद सर्विस करते हैं, और 20% इनका जो एयूएम है वो को लेंडिंग में है, वो ऑफ बुक एयूएम है, जो किसी बड़े बैंक या बड़े एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने लोन दिए हुए। ये चीज भी हमने समझ ली। अच्छा जी, अगर हम बात करें तो इनका थोड़ा मार्जिनल इंक्रीज इन एसेट क्वालिटी तो रहा, इनके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर्स थोड़े तो ऊपर गए, बट इन्होंने अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रखा है। अगर आप बाकी कंपनियों के बारे में देखोगे तो वहां पर हम ये चीज बोल नहीं सकते, वहां पर तो एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा ही खराब हुई है। बट मास फाइनेंशियल्स के मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अपनी जो एसेट क्वालिटी है उसको फिर भी कंटेन करने का कोशिश की है, उसको अच्छे लेवल्स पर रखने की कोशिश करी है। अगर हम देखें तो इनका ग्रॉस एनपीए वाज एट 2.41% के आसपास, और नेट एनपीए वाज एट 1.62%। हाँ, थोड़ा सा हायर लेवल्स पे है इन कंपैरिजन टू Q2 एंड टू प्रीवियस Q3। बट फिर भी बाकी कंपनी के कंपैरिजन में, अगर हम पूरे एमएसएमई एनबीएफसी कंपनी के स्पेस को देखें, उन बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में इन्होंने काफी अच्छा अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, अपने आप को संभाल के रखा है। ये चीज एक अच्छी हो जाती है। अगर हम बात करें इनकी इंटरेस्ट इनकम के बारे में, अच्छा चलो उसके ऊपर एक बार और चीज बात कर लेते हैं। इनकी थोड़ा सा डीपीडी बकेट्स भी बढ़ती हुई देखने को मिली। अब डीपीडी बकेट्स क्या होती है? डीपीडी बकेट्स वो बकेट है जहां पर हमें पता चलता है कि कस्टमर ने एक ईएमआई मिस कर दिया, कि भाई उसने वन टाइमली पेमेंट मिस कर दिया है, तो वो 1
प्लस डीपीडी बकेट में चला जाता है। तो वहां पर भी हमें थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज देखने को जरूर मिला है। अब वो देखना पड़ेगा कि भाई ये आगे चल के कहीं ग्रॉस एनपीए में ना कन्वर्ट हो जाए। ये जो वन प्लस डीपीडी है ये धीरे धीरे घटने की ओर आ जाना चाहिए, इसमें और इंक्रीज नहीं देखने को मिलना चाहिए। और ये वन प्लस डीपीडी टू ग्रॉस एनपीए कन्वर्जन भी नहीं होना चाहिए। इस चीज के बारे में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब फाइनली नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा बाय 30% ओवर वाई लेवल विद एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्रीज ऑफ 40%। इसीलिए इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला कि आपकी कमाई बढ़ी 30% से बट खर्चे बढ़ गए 40% से। इसकी वजह से आप देखोगे इनका पैट सिर्फ बढ़ा 25% के आसपास से। और यही इसी रीजन की वजह से। और अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी देखें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में खर्चा कहाँ आ रहा है? कुछ तो नई ब्रांचेस बनाने का खर्चा आ रहा है और कुछ खर्चा आ रहा है आपके रिकवरी एजेंट्स का, कि भाई जो बंदा जा जाके घर घर पे रिकवरी कर रहा है उसको आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है या ज्यादा बंदे एम्प्लॉय करने पड़ रहे हैं। कि पहले आपका 100 कलेक्शन एजेंट से काम बन जाता था, अब आपको 100 की बजाय 120 कलेक्शन एजेंट रखने पड़ रहे हैं। तो आपका वो एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इस चीज के बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा चलिए, इनका एक छोटा सा और सेगमेंट है जो अफोर्डेबल होम लोन करता है, जो इसी कंपनी के अंडर होम लोन डिसबर्स करने का काम करता है। कोई बहुत बड़ा लोन बुक नहीं है बट हाँ वहां पर भी ठीक ठाक ग्रोथ है, अच्छा खासा ग्रोथ है। 700-800 करोड़ रुपए का 718 करोड़ रुपीस के आसपास का वहां पर एयूएम है और वहां पर 29% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर ग्रोथ है बट जब आपका 700-800 करोड़ रुपए के आसपास का तो टोटल एयूएम साइज है तो आपको इससे ज्यादा रेट पे बढ़ना चाहिए, आपको इससे कहीं ज्यादा रेट पे बढ़ना चाहिए। जैसे अगर हम देखें स्टार हाउसिंग फाइनेंस आज के दिन 50-60% के आसपास पे बढ़ रहा है और उसका भी सिमिलर सा ही एयूएम साइज है। मास फाइनेंशियल्स का जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन वाला सेगमेंट है वो सिर्फ 28-29-30% के आसपास से बढ़ रहा है। तो ठीक है, बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है, ठीक ठाक ग्रोथ भी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन हमारा कोर बिजनेस तो हमारा एमएसएमई लैंडिंग का है, वो भी ठीक ठाक चल रहा है। कोई बहुत धुआंधार अच्छा भी नहीं चल रहा बट बाकी कंपनियों की तरह एकदम डूब भी नहीं गया, बिल्कुल खराब स्थिति भी नहीं आई है। चलिए अब दूसरे बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे का नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। अगर इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 19,150 करोड़, लगभग लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका मार्केट कैप है। अगर हम इनका एयूएम ग्रोथ देखने जाएं तो 25% के आसपास का यहाँ पर हमें एयूएम में ग्रोथ देखने को मिला बट डिसबर्समेंट हमारे घट गया बाय 22%। और उसका सेम रीजन है कि भाई थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। तो लास्ट ईयर जो Q3 में जितना ये लोग ग्रोथ कर रहे थे, जितना एग्रेसिवली ये लोग ग्रोथ कर रहे थे, उसको हमने थोड़ा सा टेपर डाउन किया, उसको थोड़ा सा हमने कम किया है। कि पहले हम 30-35% एम किया करते थे, अब उसको हम गिरा के 25% के आसपास ही लेके आए। अगर हम इनके पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी हमें 26% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। और अगर एयूएम साइज के बारे में बात करें तो सिमिलर सा एयूएम साइज है, 11,200 करोड़ रुपए के आसपास का इनका एयूएम है। अच्छा, इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और यील्ड के बारे में बात करें तो दोनों के दोनों स्टेबल रहा। इसी की वजह से हमारा स्प्रेड भी स्टेबल रहा। और देखो यहां पर किसी भी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना किसी कंपनी को यील्ड अपना अप्रोप्रिएट लेवल पे लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के एंड से प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ और सिर्फ एसेट क्वालिटी की। अच्छा थोड़ा सा ये गणित भी समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हुआ? एक एनबीएफसी कंपनी आपसे पैसा तो ले नहीं सकती, उसके पास सेविंग्स अकाउंट तो आप खोल नहीं सकते, उसके पास आप करंट अकाउंट तो खोल नहीं सकते, तो उसको कहीं ना कहीं से पैसा उधार लेना पड़ेगा ना। वो चाहे आरबीआई से ले, चाहे अगर वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो एनएचबी से ले, चाहे वो बॉन्ड निकाल के पैसा उठाए, चाहे वो डिबेंचर उठा के पैसा उठाए, चाहे वो आईपीओ ला के पैसा उठाए, उसको कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिएगा ना। क्योंकि एनबीएफसी एज अ बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल इज कैश, रॉ मटेरियल इज मनी, तो आपको कहीं ना कहीं से वो रॉ मटेरियल लेके तो आना पड़ेगा ना। तो जैसे ही अगर हम देखें तो आपको उसके ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट भी पे आउट करना पड़ेगा। कि भाई सपोज आपने बॉन्ड इशू करे तो आपने 8% का बॉन्ड इशू किया तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आ गई 8% की। वहीं अगर आपने कस्टमर को 15% पे लोन दिया तो आपका यील्ड बन गया 15% का। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है आपका स्प्रेड। उतना मार्जिन आप बनाते हो कि 15% का मेरा यील्ड था, 8% का मेरा स्प्रेड था, 7% के आसपास का 8% का मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का था, 7% के आसपास का मैंने स्प्रेड बनाया। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यील्ड के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपका जो स्प्रेड है वो स्प्रेड भी मेंटेन्ड है, स्प्रेड में भी हमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिल नहीं रही। हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ एसेट क्वालिटी की। एसेट क्वालिटी कितनी अच्छी आप मेंटेन कर सकते हो। अच्छा जी, अगर हम देखने जाए इनका जोग्राफिकल स्प्लिट तो यहां पर हमें पता चलेगा कि 29% आता है तमिलनाडु से, 38% आता है आंध्र प्रदेश से, 19% आता है तेलंगाना से और 6%
कर्नाटका, एमपी और 1% आता है अदर से। तो टोटल 10 स्टेट में प्रेजेंस है और ज्यादातर प्रेजेंस है इनका साउथ ऑफ इंडिया में ही है। साउथ ऑफ इंडिया में ही इनका ज्यादा डोमिनेंस भी है। और अगर हम बात करें इनके ब्रांच नेटवर्क की, तो मतलब बहुत चुनिंदा ऐसी कंपनी है आज के बाजार में जो इतना एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। अगर मैं आपको इनका ब्रांच काउंट बताऊं तो इनका ब्रांच काउंट पहुंच गया 729 का। अब देखो क्या हुआ, पिछले एक क्वार्टर में इन्होंने लगभग लगभग 70 नई ब्रांचेस खोली है। 70 ब्रांचेस ओपन इन वन क्वार्टर, दैट इज रफली एन एक्सपेंशन रेट ऑफ 10% ओवर अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अगर आप इसको एनुअलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा 44-45% के आसपास का ग्रोथ आ गया। अच्छा चलो, उतना हम अज्यूम नहीं करते कि भाई इतना कंसिस्टेंटली ये लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम सेफर साइड अज्यूम करके चलते हैं 30% के आसपास के लोग अपना ब्रांच एक्सपेंशन करेंगे। 30% का ब्रांच एक्सपेंशन, और जो हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, या जो आपकी एग्जिस्टिंग ब्रांच है उसमें कितना ग्रोथ आएगा, अगर हम उसको 2, 5, 7% भी लेके चलें तो एक कंपनी इजीली केपेबल है 35-36% एयूएम ग्रोथ करने का। एक चीज इसमें एस्ट्रिक लग जाता है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ठीक होने चाहिए, हमारी इकोनॉमी ठीक चलनी चाहिए। 5.8% के जीडीपी ग्रोथ में तो कोई भी कंपनी को, खासकर एक एनबीएफसी कंपनी, एक एमएसएमई एनबीएफसी कंपनी को ग्रो करने में दिक्कत आएगी। बट हाँ, अगर बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स ठीक है तो ये कंपनी केपेबिलिटी रखता है कि ये अपनी लोन बुक को 35, 36, 37% पे कंटिन्यूसली बढ़ा पाए, और उस हिसाब से लोग ब्रांच एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। अब देखो, चलिए एक बार वापस शुरुआत कर लेते हैं। तो जो बाकी कंपनी है वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वहां पर अभी वो लोग फाइट कर रहे हैं अपने ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए सुधारने में। वो कह रहे हैं कि यार हमारी किसी तरीके से एसेट क्वालिटी बच जाए, हम और ज्यादा घाटा ना करें। वहीं ये कंपनी फोकस्ड है कि हम एक्सपैंड कर जाए, मतलब जब मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक होगी तो जो हमारा 5 स्टार बिजनेस है वो अपने ब्रांच नेटवर्क को इतना एक्सपैंड कर चुका होगा कि वो दूसरी कंपनी से मार्केट शेयर लेने में कैपेबिलिटी रखेगा कि भाई जिस टाइम सब लोग तकलीफ में से गुजर रहे थे उस टाइम मैंने अच्छा काम किया, मैंने अपनी एसेट क्वालिटी को सुधार के रखा, मैंने अपने ब्रांच नेटवर्क को एक्सपैंड करके रखा, और मैं आज तुम लोगों से इसी वजह से आगे निकल गया। तो यहां पर ये चीज हमें एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि यहां पर 5 स्टार ये चीज अच्छी कर रहा है कि खराब समय में भी अपनी एसेट क्वालिटी को बचा के अपने ब्रांच नेटवर्क एक्सपेंशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये एक अच्छी चीज हमें देखने को मिली। बट हाँ, वो ये यहाँ पर भी थोड़ा सा 1+ डीपीडी बकेट बढ़े हैं, थोड़ी सी एसेट क्वालिटी खराब हुई है, बट ये यहाँ पर चीजें मेंटेन हो जाएं, यहाँ पर चीजें रुक जाएं, इससे ज्यादा चीजें और ना बिगड़े तो ये कंपनी अच्छा काम कर सकती है। ये चीज हमें समझ में आ रही है। चलिए अब फाइनली नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका टोटल इनकम बढ़ा बाय 28%। अगर हम इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो यहां पर बहुत बड़ा जंप नहीं आया, यहां पर 21% के आसपास का जंप आया। बट हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई। अब व्हाट इज क्रेडिट कॉस्ट? क्रेडिट कॉस्ट इज प्रोविजन डिवाइडेड बाय टोटल लोन डिस्बर्स्ड। और प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन आज के दिन वो पैसा है जो आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकाल रहे हो ताकि आप उन खराब लोन को बचा सको। कि भाई सपोज आपने 100 रुपए डिसबर्स करे, 100 रुपए में से आपको पता चल गया यार ये 5 रुपए तो नहीं आ रहे, मेरे 95 रुपीज का मैं कलेक्शन कर लूंगा, ये 5 रुपए का कलेक्शन नहीं कर पाऊंगा। तो आज के दिन आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड हटा के रखते हो उस 5 रुपए के लिए कि भाई जिस दिन ये नेट एनपीए में या इसको मैं हटाऊंगा अपनी बुक से, तो उस दिन एकदम से ऐसा ना हो कि मेरे को एकदम से 5 रुपए का बर्डन आ जाए, तो उसके लिए मैं ये काम करने वाला हूं। तो ये होते हैं आपके प्रोविजंस। तो प्रोविजंस डिवाइडेड बाय टोटल लोन डिसबर्स्ड इज आपका क्रेडिट कॉस्ट। अगर किसी भी कंपनी के लिए क्रेडिट कॉस्ट ऊंचा जा रहा है, किसी भी कंपनी के लिए क्रेडिट कॉस्ट अगर बढ़ रहा है, तो वो एक जनरली खराब साइन होता है। बट यहां पर समझने की चीज ये है कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री खराब दौर से गुजर रहा है, ऐसा नहीं है कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो यहां पर हमें देखना है कौन सा कंपनी बेहतर तरीके से इस चीज को हैंडल कर पाता है और अच्छी तरीके से यहां से आगे निकल जाता है, वो कंपनी हमारे लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तो इनका क्रेडिट कॉस्ट में जरूर इंक्रीज आया और 128% का इंक्रीज आया, और इसी वजह से इनका पैट सिर्फ 26% के आसपास से बढ़ा। तो चलिए मोटा मोटी यही थी कहानी। दो एनबीएफसी कंपनी कर ली, इसके बाद 2-4 और बची हैं, उनको भी कर लेंगे और ये वाला स्पेस भी हम खत्म करेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।